इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। क्या है ये? एक तरीके का आप कह सकते हो इसे एक ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें काफ़ी सारे देश जुड़े हुए हैं और ये सारे की सारे देश जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ये इस संगठन का काम है। लेकिन वर्तमान दौर को ध्यान में रखते हुए इस संगठन में, यूनाइटेड नेशंस में, सुधार की आवश्यकता है। कई सुधारों की आवश्यकता है। तो क्या क्या सुधार हैं जिनकी की ज़रूरत है, इन्हीं सब की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करेंगे। अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि भाई एक नई विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है ना। ऑर्डर का मतलब हो गया एक तरीके का अरेंजमेंट, एक तरीके की व्यवस्था। एक नया संसार चाहिए हमें, ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, की यूनाइटेड नेशंस में हमें कई परिवर्तन चाहिए, एक नई व्यवस्था चाहिए। द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, यूएन का एक भाग है जिसको हम बोलते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। तो द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी मस्ट सपोर्ट द रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ द यूएन। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, रिफॉर्म प्रोसेस का मतलब सुधार की प्रक्रिया। कि भाई ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, कि भाई ये जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको यूएन के अंतर्गत किए जाने वाले जो सुधार हैं, उन सुधारों का सपोर्ट करना चाहिए। सुधार की जो प्रक्रिया है उसको ज़रूर जो है सपोर्ट करना चाहिए। आगे देखते हैं। एट अ स्पेशल सेशन मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन ट्यूसडे, क्या हमें देखने को मिला मंगलवार को? कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इसने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं ना। स्पेशल सेशन, कि भाई एक विशेष सत्र आप इसे कह सकते हो। मार्किंग का मतलब है इस बात को चिन्हित करते हुए, मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन ट्यूसडे, कि हमने मंगलवार को देखा कि भाई इस यूनाइटेड नेशंस को 75 साल हो चुके हैं। 75 साल इसने छू लिया है, इसको जो है टच कर लिया है। उस दौरान हमें क्या देखने को मिला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल फॉर का मतलब होता है किसी बात के लिए डिमांड करना, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस बात के लिए कहा है? रिफॉर्म, सुधार के लिए, ऑफ इट्स आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स। आउटडेटेड का मतलब है जो पुराना पड़ गया है ना, जो कि पुराना हो गया है ना, जिसकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक्सपायरी डेट निकल जाए किसी की, या बहुत ज़्यादा पुराना पड़ जाए कोई। आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो इसका 75वां सत्र चल रहा था, इस दौरान जो है संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बात की मांग की कि भाई सुधार की आवश्यकता है ऑफ इट्स आउटडेटेड स्ट्रक्चर, कि भाई ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है वो काफ़ी पुरानी है और इस संरचना में सुधार की ज़रूरत है। भाई जब इसे निर्मित किया गया था ना, कब निर्मित हुआ था ये? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो उस दौरान जो देश पावरफुल थे, उन्होंने अपने हाथ में ताकत ज़्यादा रख ली, और इसके बाद में जो अब वर्तमान हालात में अगर हम बात करें, तो जैसे भारत है, ब्राज़ील है ना, इस तरह के कुछ देश हैं जो कि मतलब क्या है, आज की डेट में काफ़ी पावरफुल हैं। जैसे जापान है, ये भी एक पावरफुल कंट्री में आता है, एक महत्वपूर्ण देश में आता है। तो कई सारे ऐसे देश हैं वर्तमान हालातों में जो काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, जो कि अपना एक अहम स्थान रखते हैं, लेकिन इन देशों को वो महत्व यूनाइटेड नेशंस में नहीं दिया जा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए कई देश हैं जो बार बार जो है सुधारों की मांग करते हैं। पॉइंटिंग आउट, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात कही कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशंस है पुराना हो चुका है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो ये जो बात कही ना उन्होंने, उस बात में ये इशारा करते हुए, पॉइंट आउट का मतलब है इस बात की ओर इशारा करते हुए, पॉइंटिंग आउट दैट इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस, इन द एब्सेंस ऑफ का मतलब होता है के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, एकदम जब डिटेल्ड में आप बात करते हो ना, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तृत चेंजेस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा उन्होंने कि भाई विस्तृत बदलाव के अभाव में द वर्ल्ड बॉडी, है ना, वर्ल्ड बॉडी कहा गया यूनाइटेड नेशंस को, है ना, द वर्ल्ड बॉडी टुडे फेसेस अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर हम इसमें विस्तृत परिवर्तन नहीं करते हैं, कि हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है, इसकी जो संरचना है, इसमें अगर हम विस्तृत परिवर्तन नहीं करते हैं, तो विस्तृत परिवर्तन के अभाव में ये जो यूनाइटेड नेशंस है, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, तो इसमें जो है विश्वास का संकट हमें देखने को मिलता है।
कि भाई काफ़ी सारे जो देश हैं उनका ट्रस्ट, उनका जो विश्वास है ना इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि वो जो है कम होता जा रहा है और बहुत कम हो गया है, और एक तरीके से लगातार ये संकट जो है बढ़ता जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में विश्व के सारे देशों का स्थान, विश्व के सारे देशों का विश्वास बना रहे, तो हमें कोशिश करनी होगी कि लगभग प्रत्येक देश को इसमें एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना। यूनाइटेड नेशंस में जो है हर देश को किसी न किसी रूप में जो है रिप्रेजेंटेशन मिले, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। while the words appear while the words appear harsh given the occasion, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो बातें कही है, सुधार से संबंधित जो बातें कही है ना, while the words appear, तो उनके जो शब्द हैं वे प्रतीत होते हैं कैसे, कठोर। हार्श का मतलब है कठोर, गिवन का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो शब्द कहे हैं उनके शब्द कठोर प्रतीत होते हैं अगर हम इस बात को ध्यान में रखें। किस बात को ध्यान में रखते हैं, गिवन द ओकेजन, कि भाई उन्होंने किस अवसर पे ये बात कहें, कि भाई यूनाइटेड नेशंस जो है उसका 75वां सत्र जो है चल रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये जो मौका है ना, ये जिस मौके पे उन्होंने बात कही है, इस मौके को ध्यान में रखते हुए उनके ये जो शब्द है ना, ये कठोर प्रतीत हो सकते हैं। दे कैन हार्डली बी फॉल्टेड, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो शब्द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहे हैं, ये इनमें मतलब कोई दोष नहीं है। दे कैन हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, बी मतलब होना, दे कैन हार्डली बी फॉल्टेड, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई मुश्किल से इन शब्दों में किसी तरह का कोई दोष हो सकता है। कुल मिला के एडिटोरियल सपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि भाई नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है, उनकी बातों में किसी तरह का कोई दोष नहीं है। आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट, फोरफ्रंट का मतलब होता है बिल्कुल आगे का मोर्चा संभालना, जैसे युद्ध में बिल्कुल आगे की कतार में जो सैनिक होते हैं ना, फोरफ्रंट मतलब किसी भी चीज़ में, फ्रंट का मतलब है बिल्कुल आगे आ जाना, फोरफ्रंट मतलब बिल्कुल आगे आ जाना। तो इंडिया हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ डिमांडिंग रिफॉर्म, कि भाई इंडिया बिल्कुल अगुआ रहा है, इंडिया बिल्कुल आगे रहा है। किस चीज़ में आगे रहा है इंडिया, किस चीज़ में, डिमांडिंग, ये डिमांड करने में, रिफॉर्म इन द यूएन, कि भाई ये जो यूएन है, इस यूएन में सुधार की मांग करने में भारत जो है अग्रणी रहा है, मतलब काफ़ी आगे रहा है। पर्टिकुलरली खास करके इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन, कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इसका जो मुख्य अंग है ना, प्रिंसिपल ऑर्गन का मतलब है मुख्य अंग, कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसके कई अंग हैं, इन अंग में इसका प्रमुख अंग कौन सा है, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। फॉर डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, दशक, दशक इसे हम कहते हैं डिकेड, कि कई दशकों से भारत इस बात में अग्रणी रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म किए जाएं, और ख़ास करके किस रिफॉर्म की बात भारत करता रहा है, इसके मुख्य जो ऑर्गन है ना इसका, यानी कि सुरक्षा परिषद में सुधार की बात जो है भारत कई दशकों से लगातार करता रहा है। स्टेकिंग इट्स क्लेम, स्टेक क्लेम का मतलब होता है दावा करना, स्टेक क्लेम का मतलब होता है दावा करना, स्टेकिंग इट्स क्लेम मतलब भारत इस बात का दावा करते हुए एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, कि भारत लगातार इस बात का दावा करते हुए कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और भारत जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। इन बात का हवाला देते हुए भारत लगातार ये मांग करता रहा है कि भाई सुरक्षा परिषद में भारत को एक अहम स्थान दिया जाना चाहिए। विथ अ ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब है कि भाई आपका बैकग्राउंड कैसा है ना, भाई बोलते हैं ना कि भाई इनका, इस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ना, कि भाई इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अच्छी है। विथ अ ट्रैक रिकॉर्ड इन प्रोमोटिंग अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कि भारत के अगर हम एक तरीके से ट्रैक की बात करें ना, भारत के अगर हम इतिहास की बात करें, भारत की पृष्ठभूमि की बात करें, भारत के आचरण की अगर हम बात करें ना, ट्रैक रिकॉर्ड यानी एक तरीके से भारत के अगर हम आचरण की बात करें, तो भारत जो है हमेशा प्रोमोट करता रहा है ना। प्रोमोट का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ावा देना। इन प्रोमोटिंग अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है, उन नियम कानूनों का भारत हमेशा पालन करता रहा है, और इन नियम कानूनों को, ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, इसे बढ़ावा देने में भारत जो है हमेशा से ही, एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत ने हमेशा से ही इंटरनेशनल ऑर्डर को बढ़ावा देने का कार्य किया है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू, और भारत लगातार योगदान देता रहा है, किस चीज़ में योगदान देता रहा है, टू पीस मेकिंग, शांति स्थापित करने में,
थ्रू यूएन फोर्सेस, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, कि भाई जो यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्स है, फोर्स का मतलब सेना है, कि यूनाइटेड नेशंस की जो सेनाएं हैं उन सेनाओं को भारत ने सहयोग दिया है। कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ी है शांति स्थापित करने की तो भारत ने जो है उसमें अपना सहयोग दिया है। तो कुल मिला के भारत जो है आप कह सकते हो कि एक पावरफुल कंट्री है। भारत जो है एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बहुत बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है। भारत के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है और उन नियमों को बढ़ाने में जो है सहयोग किया है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात आई है तो भारत ने जो है यूनाइटेड नेशंस की जो सेना है उनको सहयोग दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत इस बात की डिमांड कई दशकों से करता रहा है कि भाई भारत को सुरक्षा परिषद में एक अहम स्थान मिलना चाहिए। आगे देखते हैं। द यूएन, कि भाई ये जो यूनाइटेड नेशंस है, द यूएन वाज बोर्न इन द क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड वार इरा। इरा का मतलब होता है युग, क्राइसिस मतलब संकट। कि भाई ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ वर्ल्ड वार के युग के दौरान, है ना। कि भाई ये जो वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था ना, वर्ल्ड वार का जो युग चल रहा था, उसके संकट के फलस्वरूप यूएन का जन्म हुआ। कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ देखने को मिला हमें, द्वितीय विश्व युद्ध हमें देखने को मिला। तो इसके बाद सारे विश्व ने इस बात को महसूस किया कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करे, है ना, ताकि इस तरह के ये जो विश्व युद्ध है ना इनको रोका जा सके। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई यूएन वाज बोर्न इन द क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड वार इरा, कि विश्व युद्ध के युग के दौरान जो संकट उत्पन्न हुआ उस संकट के फलस्वरूप यूएन का जन्म हुआ। एंड द रियलिटीज़ ऑफ दैट टाइम। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1950 से पहले की बातें ये सारी। अब 1950 से लेके और आज चल रहा है 2020, है ना। तो 50, 60, 70 साल का ये जो दौर है इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं। अब भारत जो देखो उस समय मतलब कितना कमज़ोर हुआ करता था उस समय, है ना। भारत एक तरीके से आज़ाद भी नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसका निर्माण हुआ। एक तरीके से ये जो संयुक्त राष्ट्र हमने निर्मित किया गया उस समय भारत जो है आज़ाद भी नहीं था। तो क्या स्थिति थी और आज भारत की क्या स्थिति है, भारत जो है कहाँ जो है खड़ा हुआ है ना। इसी तरह से कई देश हैं जो कि उस समय अस्तित्व में भी नहीं थे, लेकिन आज जो है वे देश काफ़ी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि पावरफुल हैं। तो कुल मिला के तब से और अब की स्थिति की अगर हम तुलना करें तो विश्व के कई देशों में काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है। तो उस समय जो हमने संरचना बनाई थी यूएन की, वही संरचना आज के समय में लागू नहीं हो सकती। आगे देखते हैं। एंड द रियलिटीज़ ऑफ दैट टाइम, कि भाई उस समय की जो वास्तविकताएं थी, कैन हार्डली बी कंपेयर्ड, हार्डली मतलब मुश्किल से, कैन हार्डली बी कंपेयर्ड टू द प्रेजेंट। उस समय की जो वास्तविकताएं थी उन वास्तविकताओं को आज के दौर की वास्तविकताओं से मुश्किल से आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। उनको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। यानी कि पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। और जिस समय यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ था उस समय कई देश ऐसे थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन वे देश जो हैं आज बड़े बड़े देशों को टक्कर देते हैं। द यूएनएससी परमानेंट, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, वीटो कैरिंग मेंबर्स, जिनके पास वीटो कैरिंग, कैरिंग का मतलब है कि भाई ले जाते हुए, जिनके हाथ में ये ताकत है, वीटो कैरिंग मेंबर्स, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के वे देश जिनके पास वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार क्या होता है? वीटो का अधिकार होता है कि भाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है और अगर किसी देश ने वीटो लगा दिया, परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, सिर्फ परमानेंट मेंबर्स को वीटो का अधिकार मिला हुआ है। और अगर कोई देश वीटो लगा देता है किसी फैसले पर तो उस फैसले को आप नहीं ले सकते, यूनाइटेड नेशंस उस फैसले को नहीं ले सकता अगर कोई वीटो लगा देता है ना। तो वीटो कैरिंग मेंबर्स चॉजन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग विनर्स ऑफ वर्ल्ड वार। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण। कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है, उनको किस तरह से चुना गया था? उनको इस गुण के आधार पर चुना गया था। बीइंग मतलब होना, कि भाई उनके पास कौन सा गुण हुआ करता था, उनको इस गुण के आधार पर चुना गया था। विनर्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के जो विजेता थे वे विजेता जो है वीटो पावर्स उनने जो है ले लिया। ध्यान देना, बीइंग विनर्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, कि भाई वर्ल्ड वार सेकेंड के जो विजेता थे उन विजेता जो थे ना उनके हाथ में वीटो पावर चली गई, है ना। तो बस इस तरह से जो है देखो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर थे ना, परमानेंट मेंबर, इस तरह से चुने गए, इस तरह से वीटो पावर मिली। यूएस, यूके, फ्रांस
रशिया। कौन थे ये? यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया की अगर हम बात करें, ये थे द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता। और इन विजेताओं ने क्या किया? अपने हाथ में वीटो पावर को ले लिया, है ना। आज की डेट में भी यही देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पावरफुल बने हुए हैं। एंड लेटर चाइना, लेटर मतलब बाद में, और बाद में चाइना भी जो है वीटो पावर में शामिल हो गया कि भाई चाइना को भी वीटो पावर मिल गई। तो वर्तमान में ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना, जिनको कि महत्वपूर्ण स्थान यूनाइटेड नेशंस में प्राप्त है, और ये यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। बाकी अन्य जो देश हैं, अब बाकी अगर हम अन्य देशों की बात करें, जैसे कि अफ्रीका है, पूरा की पूरा अफ्रीका जो है, उनमें से कोई भी देश नहीं है जिसको कि जो है सिक्योरिटी काउंसिल में स्थान मिला हुआ हो। ऑस्ट्रेलिया पूरा महाद्वीप है, अफ्रीका पूरा महाद्वीप है। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, तो इन देशों से, या ये जो महाद्वीप है ना, इन महाद्वीपों से किसी को भी जो है स्थान नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं। कैन हार्डली क्लेम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडरशिप टुडे, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर हम इस लाइन को देखना पूरी को, कि भाई यूनाइटेड नेशंस के ये जो परमानेंट मेंबर हैं, जिनके के पास वीटो की पावर है, इनको किस तरह से चुना गया था, किस गुण के आधार पर इनको चुना गया था? इनको चुना गया था वर्ल्ड वार जो सेकंड के विजेता थे ना, इनको जो है चुन लिया गया था ना। तो ये जो वर्ल्ड वार सेकंड के जो विजेता थे, कैन हार्डली क्लेम, ये मुश्किल से दावा कर सकते हैं, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त रूप से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडरशिप टुडे, कि भाई ये जो पाँचों देश हैं, ये पाँचों देश इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हम पूरे विश्व का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो पाँचों की पाँचों परमानेंट मेंबर हैं, ये मुश्किल से इस बात का दावा कर सकते हैं, इस बात का दावा नहीं कर सकते ये कि भाई हम पर्याप्त रूप से विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। एडिक्वेट यानी पर्याप्त, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडरशिप टुडे, कि वर्ल्ड लीडरशिप की अगर हम बात करें तो ये पाँचों देश वर्ल्ड लीडरशिप को रिप्रेजेंट नहीं करते। आगे देखते हैं। The UNSC doesn't include a permanent member from the African, Australian and South American continent। देखो क्या कहना चाह रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस की जो सुरक्षा परिषद है उसमें शामिल नहीं है ना, डज नॉट इंक्लूड अ परमानेंट मेंबर। इसमें भाई UNSC में परमानेंट मेंबर नहीं है। कहाँ से? अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अमेरिका महाद्वीप से। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि भाई UNSC जो है वो पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करता है? 3 महाद्वीप हैं बड़े बड़े, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, और इन 3 बड़े बड़े महाद्वीपों में से एक भी देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जो UNSC के पाँचों मेंबर हैं, ये पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं। एंड द पिलर्स, पिलर्स का मतलब हो गया स्तंभ, एंड द पिलर्स ऑफ द मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल का मतलब हो गया बहुपक्षीय, बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय, एंड द पिलर्स ऑफ द मल्टीलेटरल ऑर्डर। देखो इसके अलावा ये तो हो गया, हमने यूनाइटेड नेशंस की बात की, इसके अलावा अन्य कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वैश्विक स्तर पे काम करते हैं, जैसे कि G4 ग्रुप है ना। G4 ग्रुप की अगर हम बात करें, कौन आते हैं G4 ग्रुप में? ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान, है ना। अब इन चारों देशों को देखो आप, ये चारों देश आज की डेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये चारों के चारों देश है ना, लेकिन इनको कोई स्थान नहीं मिला हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई अन्य स्तंभों की अगर हम बात करें, कि अन्य बहुपक्षीय जो व्यवस्थाएं विश्व में काम कर रही हैं, जैसे कि G4 ग्रुप की अगर हम बात करें, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान शामिल है, हैव बीन इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग, हैव बीन, इनको लगातार किया जाता रहा है ना। हैव बीन इग्नोर्ड, इग्नोर मतलब किसी की उपेक्षा करना, है ना, किसी को दरकिनार करना, फॉर लॉन्ग, एक लंबे समय से, हैव बीन इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग, कि भाई ये जो देश है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये जैसे ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान है, इनको लगातार एक लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उपेक्षित किया जाता रहा है ना, इनकी उपेक्षा की गई है ना। आगे देखते हैं। अदर more representative options exist, other more representative options exist and that has been the crux of the battle for change। देखो ये जो बदलाव की लड़ाई चल रही है ना, कई सारे देश जो हैं वे बदलाव मांगते हैं, है ना, वे चाहते हैं कि भाई UNSC में बदलाव किया जाए। तो वे क्यों चाहते हैं बदलाव? अदर मोर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है प्रतिनिधि, ऑप्शंस एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब है कि भाई हमारे पास है, एग्जिस्ट का मतलब है कि भाई इसका अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? कि हमारे पास UNSC में प्रतिनिधित्व करने वाले कई ऑप्शन हैं, यानी कि कई ऐसे देश हैं
जिनको कि हम यूएनएससी में प्रतिनिधित्व दे सकते हैं और उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से वे ये हैसियत रखते हैं आज की डेट में। एंड दैट हैज़ बीन द क्रक्स। क्रक्स का मतलब है ये है सार, कि ये जो लड़ाई चल रही है ना रिफॉर्म की, ये जो बार बार सुधारों की बात की जा रही है, तो वो सुधारों की बात क्यों की जा रही है, उसका सार ये है। क्रक्स का मतलब है मूल बात ये है, सार बात ये है। द बैटल फॉर चेंज, बैटल का मतलब हो गया लड़ाई, कि भाई ये जो बदलाव की लड़ाई लगातार चलती आ रही है, इसका सार ये है कि आज की डेट में कई ऐसे देश हैं जो कि यूएनएससी में जिनको कि रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना, इसी बात की लड़ाई चल रही है लंबे समय से। ऑल्सो देयर इज़ अ डीप पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है खेमेबाजी। क्या मतलब होता है खेमेबाजी? खेमेबाजी का मतलब होता है कि गुट बना लेना। खेमेबाजी का मतलब होता है गुट बना लेना। जैसे अमेरिका है, वो 2-3 देशों के साथ मिल गया और उसने अपना एक अलग गुट बना लिया, तो उसे कहा जाता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ऑल्सो देयर इज अ डीप का मतलब है गहरा। ऑल्सो देयर इज अ डीप पोलराइजेशन विद इन द यूएन्स मेंबरशिप, कि भाई यूनाइटेड नेशंस की जो सदस्यता है ना, कि भाई यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं, इनके मेंबर्स के बीच में कई जगह हमें क्या देखने को मिलता है, एक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है ना, एक खेमेबाजी देखने को मिलती है, पोलराइजेशन देखने को मिलता है। सो डिसीजंस आर आइदर नॉट टेकन। तो इस खेमेबाजी के चलते, इस पोलराइजेशन के चलते, इस ध्रुवीकरण के चलते यूनाइटेड नेशंस के जो महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं वे या तो लिए नहीं जाते। सो डिसीजंस आर आइदर नॉट टेकन और नॉट हीडेड। हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन, ध्यान देना, है ना। हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना। तो कई बार इस खेमेबाजी के चलते हमें देखने को मिलता है कि भाई यूनाइटेड नेशंस के जो महत्वपूर्ण डिसीजन है या तो लिए नहीं जाते या फिर उन महत्वपूर्ण डिसीजंस पे ध्यान नहीं दिया जाता। फ्रीक्वेंट डिविजन्स विद इन द यूएनएससी P5, यहाँ P5 आया है परमानेंट 5 मेंबर के लिए। फ्रीक्वेंट डिविजन्स विद इन द यूएनएससी P5 एंड अप ब्लॉकिंग की डिसीजंस। लगातार डिविजन्स, लगातार जो एक डिविजन्स है ना, एक बंटवारा हमें देखने को मिलता है किस चीज़ में, विद इन, किसके भीतर, कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर हैं इनके बीच में लगातार बनती नहीं है ना, एक लगातार है ना, कि अगर मान लो चाइना किसी बात पे राजी है तो अमेरिका राजी नहीं है ना, अगर एक तरीके से फ्रांस किसी बात पे राजी है तो रशिया किसी बात पे अड़ गया है ना, और इनमें गुटबाजी बन गई है ना। तो ये जो एक तरीके से लगातार हमें, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लगातार जो विभाजन हमें देखने को मिलता है ना डिसीजंस के बीच में, फ्रीक्वेंट डिविजन्स विद इन द यूएनएससी P5, उसका परिणाम क्या होता है, एंड अप का मतलब होता है उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या होता है, ब्लॉक कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। की डिसीजंस, की का मतलब है मुख्य, महत्वपूर्ण, की डिसीजंस, की लगातार जो विभाजन हमें देखने को मिलता है, यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये किसी डिसीजन को लेकर 2 कंट्रीज़ राजी हैं, बाकी के कंट्रीज़ राज़ी नहीं है। कभी 3 कंट्रीज़ राज़ी हैं, 2 ने मना कर दिया। तो इसके चलते हमें क्या देखने को मिलता है, लगातार किसी भी देश ने वीटो लगा दिया है ना, इसके चलते हमें लगातार ये देखने को मिलता है कि जो की डिसीजंस हैं, जो महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं, वे महत्वपूर्ण डिसीजंस जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं, वे लिए ही नहीं जाते। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है ना। दीज इश्यूज आर अंडरलाइंड इन अ ईयर, कि अब ये जो सारे की सारे इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं ना, कि भाई यूनाइटेड नेशंस में, खास करके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो समस्याएं हमें देखने को मिल रही है कि भाई विभिन्न जो देश हैं उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जो महत्वपूर्ण डिसीजंस लेता है वे डिसीजंस ले ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये जो 5 मेंबर्स हैं ये अपनी आंतरिक राजनीति करते रहते हैं। तो ये जो सारी की सारी समस्याएं, ये जो सारे के सारे मुद्दे हैं, इनको अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है किसी चीज़ को रेखांकित करना, है ना, किसी बात को एक तरीके से उभार के बताना। दीज इश्यूज आर अंडरलाइंड इन अ ईयर वेयर द कोरोना वायरस पैंडेमिक, कोरोना वायरस पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि बिल्कुल ठहराव, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहराव, जहाँ चीज़ें ठप्प पड़ जाएं, जहाँ चीज़ें रुक जाएं। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई जो बातें हैं, खास करके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनको एक ऐसे साल में जो है रेखांकित किया जा रहा है, एक ऐसे साल में इन बातों पर जोर दिया जा रहा है जब हम क्या देखते हैं, है ना, अगर इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल में इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो इस साल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा साल है जब कोरोना वायरस जो है हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टू अ स्टैंड स्टिल, कि ये एक ऐसा साल है जिस साल में कोरोना वायरस ने क्या किया है, पूरे विश्व को ठहराव की स्थिति में ला दिया है, कि पूरा विश्व ठप्प पड़ गया है, पूरा विश्व रुक सा गया है। येट, फिर भी द यूएन, यूनाइटेड नेशंस
the UNSC, United Nations Security Council, and WHO, World Health Organization, have failed to play an effective role. कि भाई ये जो सारी की सारी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सारे के सारे, UN हो गया, UNSC हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, है ना। तो अगर हम बात करें तो इन सारे संगठन जो है हैव फेल्ड, ये फेल हो चुके हैं टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। प्ले रोल का मतलब क्या होता है? भूमिका अदा करना। टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। भाई कोरोना वायरस के दौर में ये जो सारे की सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इन्हें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, लेकिन ये उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में असफल रहे हैं, ये फेल हो गए हैं। इन हेल्पिंग नेशंस डील विथ का मतलब होता है सामना करना, निपटना किसी चीज़ से। स्प्रेड का मतलब है फैलाव। कोरोना वायरस के फैलाव की बात हम कर रहे हैं कि भाई जो कोरोना वायरस का फैलाव है, इससे निपटने में, इससे जूझने में, अन्य राष्ट्रों की मदद करने में ये जो हमारी बॉडीज़ हैं, जैसे कि UN है, UNSC है, WHO है, ये नाकाम रही है। यानी कि UN, UNSC और WHO को जो महत्वपूर्ण रोल अदा करना था कोरोना वायरस को रोकने में, वो रोल ये ऑर्गेनाइजेशंस अदा नहीं कर पाई। आगे देखते हैं। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए अगर हम बात करें, व्हाट हैज़ बीन मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जिस बात से आप चिढ़ जाओ, है ना, मतलब जिस बात से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एक खीज आपके अंदर पैदा हो जाए। व्हाट हैज़ बीन मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग इज। अब भारत के लिए अगर हम बात करें तो भारत के लिए क्या बात है जो कि बहुत ज़्यादा चिड़न भरी रही है, जिससे भारत बहुत ज़्यादा गुस्से में रहा है? वो ये है, इज़ दैट, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डेस्पाइट द डिसफंक्शनल पावर बैलेंस दैट प्रेवेल्स। डिसफंक्शनल का मतलब है, फंक्शनल का मतलब क्या है कि भाई जो अच्छी तरीके से काम कर रही है, जो अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है। डिसफंक्शनल का मतलब होता है जो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रही, उसको कहेंगे डिसफंक्शनल। पावर बैलेंस दैट प्रिवेल का मतलब है मौजूद होना, व्याप्त होना। कि UNSC के अंतर्गत जो पावर बैलेंस है, जो शक्ति का संतुलन है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है ना, वो डिसफंक्शनल चल रहा है। यानी कि ये चाइना है, अमेरिका है ना, एक तरीके से फ्रांस है, UK है, ये जो पावर बैलेंस है ना, UNSC के अंतर्गत जो पावर बैलेंस है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है ना। अभी वर्तमान मौजूद हालत की अगर हम बात करें, प्रीवेल्स का मतलब है वर्तमान मौजूदा हालत की अगर हम बात करें, तो जो शक्ति का संतुलन है, उसके चलते भारत को काफ़ी जो है गुस्सा है ना। दैट प्रीवेल्स, है ना, कि भाई व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग दैट डिस्पाइट द डिसफंक्शनल पावर बैलेंस दैट प्रीवेल्स द यूएन्स रिफॉर्म प्रोसेस। इन सब के बावजूद यूनाइटेड नेशंस के जो सुधार की प्रक्रिया है, हेल्ड का मतलब किसी चीज़ को आयोजित करना, हेल्ड थ्रू इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। कि भाई यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की प्रक्रिया किस तरह से होती है? वो होती है IGN के माध्यम से। IGN की फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। नेगोशिएट करने का क्या मतलब होता है? नेगोशिएट का मतलब है बातचीत करते हुए किसी मुद्दे के समाधान तक पहुंचना। हेल्ड का मतलब है आयोजित करना, थ्रू मतलब किसके माध्यम से? कि भाई UN के अंतर्गत जो सुधार की प्रक्रिया है वो IGN के माध्यम से की जाती है। IGN का मतलब है कि भाई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं वे बैठते हैं और वे जो है आपस में चर्चा परिचर्चा करके सुधार प्रक्रिया की बात करते हैं। हैज़ नॉट मेड प्रोग्रेस। तो ये जो IGN है ना, इसने किसी तरह की प्रोग्रेस नहीं की है ओवर डिकेड्स। बीते पिछले कई दशकों की अगर हम बात करें तो उन बीते पिछले कई दशकों के दौरान IGN ने किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं की। इसने चर्चा परिचर्चाएं तो की काफ़ी सारी, है ना, लेकिन फिर भी IGN ने जो बातें कही, जो रिकमेंडेशन दिए हैं ना, उनको व्यवहार में नहीं लाया जा सका। क्यों? डेस्पाइट कमिटमेंट्स। डेस्पाइट कमिटमेंट का मतलब है, डेस्पाइट का मतलब फिर के बावजूद, कमिटमेंट्स का मतलब है प्रतिबद्धताएं। कि भाई IGN ने प्रतिबद्धताओं के साथ जो है अपनी सिफारिशें दी, बातचीत की, लेकिन उन बातों को अमल में नहीं लाया जा सका। और ये आज की बात नहीं, ये पिछले कई दशकों से ऐसा हो रहा है, इसलिए भारत को जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ है। द UN हैज़ चोजन टू रोल ओवर द डिस्कशंस ऑफ द IGN। द UN, यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें, हैज़ चोजन, इसने चुना है किस चीज़ को? टू रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब है एक तरीके से पलट देना, उलटना। द डिस्कशंस ऑफ द IGN। कि भाई IGN में जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी विचार विमर्श होते हैं, उन बातों को UN में पलट दिया जाता है, उनको उलट दिया जाता है। विच वर लुकिंग एट 5 मेजर इशूज़। भाई IGN जो है, इसमें जो है एक तरीके से 4 लुकिंग एट 5 मेजर इशूज़। IGN जो है मुख्यतः 5 मुद्दों की बात करता है। IGN में कौन आते हैं? IGN में सारे देश आते हैं जो कि UN से जुड़े हुए हैं।
तो आईजीएन जो है मुख्यतः 5 मुद्दों की बात करता है, लेकिन उन मुद्दों पर जो है ना यूएन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। खास करके यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वे चाहते ही नहीं हैं कि अन्य कोई देश परमानेंट सदस्य बने, है ना। तो वे क्या करते हैं, इन मुद्दों को जो है एक तरीके से लागू होने ही नहीं देते। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। तो जो आईजीएन में जो डिस्कशन होते हैं, आईजीएन में जो चर्चा परिचर्चा होती है, उनमें 5 बातों पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित किया जाता है ना। 5 मेजर इश्यूज कौन कौन से हैं, 5 मुख्य इशू, कि भाई जो आईजीएन से यानी कि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स के अलावा अन्य जो मेंबर्स हैं ना, वे मुख्यतः किन मुद्दों पर बात करते हैं, क्या सुधार यूएन में चाहते हैं। एनलार्जिंग द सिक्योरिटी काउंसिल, एनलार्ज का मतलब है और ज़्यादा बड़ा करना। एनलार्जिंग द सिक्योरिटी काउंसिल कि भाई यूएन से जुड़े हुए ज़्यादातर देश, यूएन से जुड़े हुए लगभग सभी देश चाहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार किया जाए, ना, उसको इनलार्ज किया जाए। इसके अलावा कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, है ना, इसके अलावा और क्या बात है, दूसरा मुद्दा क्या है, कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, कि भाई जो सदस्यता है उसको एक तरीके से कैटेगरी बनाई जाए उनकी, कि भाई हाँ ये परमानेंट मेंबर हैं और ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये इतने दिनों के लिए हैं, है ना, इनकी मेंबरशिप इतने दिनों के लिए रहेगी। इस तरह से पूरा एक कैटेगरी बनाई जाए, पूरा विभाजन किया जाए। द क्वेश्चन ऑफ वीटो, दैट 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी वील्ड का मतलब है यहाँ पे उपयोग करना, बरतना, कि भाई यूएनएससी से जुड़े हुए जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास जो वीटो की ताकत है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई इन 5 मेंबर्स को ही वीटो की ताकत क्यों मिली हुई है, और ये 5 मेंबर्स के पास जो वीटो की ताकत है इसका कोई भी मेंबर किसी भी समय जो है गलत तरीके से दुरुपयोग करता है अपने हितों के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा रीजनल रिप्रेजेंटेशन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जैसे हमने बात की ना, भाई अफ्रीका है उसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है, साउथ अमेरिका है उसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है उसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं है परमानेंट मेंबर के रूप में। तो एक तरीके से समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ना, क्षेत्र के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली पावर बैलेंस, है ना, वही घूम फिर के बात आ गई, ये जो परमानेंट मेंबर्स है ना इसका दोबारा से बैलेंस बनाया जाए। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दोबारा से वितरित किया जाए, किस चीज़ को, द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली, कि भाई ये जो सुरक्षा परिषद से जुड़ी हुई जो असेंबली है उसमें जो शक्ति का संतुलन है उसे फिर से बैलेंस किया जाए। यानी कि आज की डेट में जो काफ़ी पावरफुल देश हैं जैसे कि जर्मनी है, जापान है, भारत है, ब्राज़ील है, इनको भी परमानेंट सदस्यता सुरक्षा परिषद की मिलनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इशू हैं जिन पर आईजीएन लगातार बात करता है, लेकिन खास करके यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वे इन बातों को जो है एक तरीके से दरकिनार करते रहते हैं लगातार, है ना। इट इज़ सम कम्फर्ट, ये कुछ हद तक राहत की बात है। अब देखते हैं कौन सी जो है राहत की बात है। दैट द यूएन्स 75th एनिवर्सरी डिक्लेरेशन पास्ड बाय ऑल मेंबर, कि भाई यूएन का ये जो 75वां, ये जो आप कह सकते हो कि ये जो वार्षिक है ना, एनिवर्सरी का मतलब एक तरीके से ये जो वार्षिक वर्षगांठ है ना, उसके दौरान जो घोषणा की गई, डिक्लेरेशन किया गया, पास्ड बाय, जिसको कि पास किया गया बाय ऑल मेंबर कंट्रीज़, कि यूएन के जो ऑल मेंबर्स हैं, जो सारे की सारे सदस्य हैं, उन्होंने यूएन के 75वें अधिवेशन में जो घोषणा की गई ना, उस घोषणा को इन्होंने जो है पारित किया, है ना, पास किया। दिस वीक उसमें इस बात की जो है शपथ ली गई है, इस बात की प्रतिज्ञा की गई है ना, किस बात की शपथ ली गई, प्लेजेस टू अपग्रेड द यूनाइटेड नेशंस, यूएन के 75वें अधिवेशन में या 75वीं वर्षगांठ में इस बात की घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है, अपग्रेड द यूनाइटेड नेशंस, कि यूनाइटेड नेशंस को अपग्रेड किया जाएगा, इसे और ज़्यादा सुधारा जाएगा, इसमें और ज़्यादा सुधार किए जाएंगे। विथ ए कमिटमेंट, साथ ही साथ इस बात की प्रतिबद्धता दिखाई गई है, विथ ए कमिटमेंट टू इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब है किसी चीज़ को प्रवेश कराना, विथ अ कमिटमेंट टू इंस्टिल न्यू लाइफ इन द डिस्कशंस ऑन द रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये ना इस बात के लिए भी जो है प्रतिबद्धता दिखाई गई है कि हम प्रवेश कराएंगे, किसका, नए जीवन का प्रवेश कराएंगे, कि ये जो डिस्कशन चल रहे हैं ना रिफॉर्म को लेकर, खास करके सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद को लेकर, रिफॉर्म सुरक्षा परिषद को लेकर सुधार से संबंधित जो डिस्कशंस किए जा रहे हैं, उन डिस्कशंस में एक नई जान डाली जाएगी। यानी कि एक तरीके से इस बात पर गंभीरतापूर्वक और प्रतिबद्धतापूर्वक विचार किया जाएगा कि हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल को और ज़्यादा विस्तारित करने की, सिक्योरिटी काउंसिल में और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। अब ये जो बात कही गई है, कौन सी बात कही गई है, कि इंस्टिल न्यू लाइफ इन द डिस्कशंस ऑन द रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई ये जो बात कही गई है ना, कि भाई हाँ,
सुरक्षा परिषद में विस्तार किया जाएगा, सुरक्षा परिषद को एक नया जीवन दिया जाएगा। तो ये जो बात कही गई है, ये जो शब्द कहे गए हैं, दोज वर्ड्स कैन ओनली बी रियलाइज्ड, इन शब्दों को पाया जा सकता है, इन शब्दों को महसूस किया जा सकता है, इन शब्दों को अचीव किया जा सकता है ना। रियलाइज़ का मतलब है किसी चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ को पा लेना, किसी चीज़ को अचीव कर लेना। तो ये जो शब्द हैं ये साकार हो सकते हैं कब? इफ़ द UNSC's परमानेंट मेंबर्स रिकॉग्नाइज का मतलब है इस बात को पहचानना कि यू इस बात को कि भाई ये जो शब्द कहे गए हैं सुरक्षा परिषद में विस्तार करने के, इन शब्दों को साकार किया जा सकता है कब? तभी किया जा सकता है कि जब UNSC के जो परमानेंट मेंबर हैं वे इस बात को स्वीकारें, वे इस बात को पहचानें। किस बात को स्वीकारें, किस बात को पहचानें? द डीप पेरिल, डीप का मतलब है गहरा, पेरिल का मतलब है खतरा, द UN फेसेस एंड सपोर्ट द रिफॉर्म प्रोसेस, कि भाई यूनाइटेड नेशंस को जिन गहरे खतरों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर एक तरीके से एंड सपोर्ट द रिफॉर्म प्रोसेस। कुल मिला के UNSC के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वे परमानेंट मेंबर्स इस बात को पहचाने कि हाँ UN जो है वह वर्तमान में बहुत ही खतरे से जूझ रहा है। इसके अलावा वे जो परमानेंट मेंबर हैं ये जो सुधार की प्रक्रिया है उस सुधार की प्रक्रिया को सपोर्ट करें। भाई परमानेंट मेंबर्स को इस बात को समझना चाहिए कि भाई यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए अन्य जो देश हैं वे विश्वास की कमी महसूस करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हें सुधार की प्रक्रिया को पूरी प्रतिबद्धता के साथ सपोर्ट करना चाहिए। एडिटोरियल कहता है कि अगर ऐसा होता है तो, है ना, एन एक्ट, कि भाई अगर यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए जो परमानेंट मेंबर हैं अगर वे ऐसा करते हैं, यानी कि वे सुधार की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, दैट विल रिक्वायर, है ना, तो इस बात की हमें ज़रूरत होगी, है ना, कि भाई यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर हैं वे अपना कदम बढ़ाएं, उस कदम की हमें ज़रूरत होगी। एन एक्ट दैट विल रिक्वायर लुकिंग बियॉन्ड देयर ऑन इंटरेस्ट। अब परमानेंट मेंबर सुधार के लिए आगे आएँ, ये कब संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है, इस बात के लिए हमें ज़रूरत है रिक्वायर लुकिंग बियॉन्ड। लुकिंग बियॉन्ड का मतलब है के परे देखना, के पार देखना, लुकिंग बियॉन्ड देयर ऑन इंटरेस्ट, यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वे अपने हितों से पार जाके अगर सोचेंगे ना तब जाके ये संभव हो पाएगा सुधार की प्रक्रिया। फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड, कि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर अपने हितों से पार जाकर पूरे विश्व का ध्यान रखते हुए अगर सोचेंगे, एंड इट्स पीस बिल्डिंग आर्किटेक्चर, कि भाई यूनाइटेड नेशंस का शांति निर्मित करने की जो संरचना है उसके बारे में सोचेंगे, है ना। आर्किटेक्चर मतलब एक तरीके की संरचना, है ना, निर्माण, कि UN के जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये अगर पूरे विश्व के भले के लिए सोचेंगे, अगर ये यूनाइटेड नेशंस का जो शांति निर्मित करने की जो संरचना है उसके बारे में सोचेंगे, अपने हितों को एक परे रख देंगे ना। भाई ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ये कंट्रीज सिर्फ अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। तो कुल मिला के इन परमानेंट मेंबर्स को अपने हितों को प्राथमिकता न देकर विश्व को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है।